तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.5 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको क्या करना है, ये जो आपको थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, उसको आपको सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूटिंग मेथड तो बता रखा है, लेकिन तो भी मैं आपको इस वीडियो में भी बता दूंगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बता दूंगा। ठीक है, तो पहले हम अपनी दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। थ्री एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है ये। अब हम इसको करते हैं सॉल्व सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से। तो सब्स्टिट्यूटिंग मेथड को करने के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन में से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम मैं निकाल लेता हूँ पहली वाली इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट वाई इक्वल टू 9 माइनस 8x अपॉन, ठीक है ये है। अब ये मैं इसको पुट कर देता हूँ सेकंड इक्वेशन में। मैं लिख दिया इन सेकंड इक्वेशन। अब मैं ये y की वैल्यू जो हमारी निकली है उसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये 3x प्लस 2, ये y है तो यहाँ पर पूरा ब्रैकेट ला के 9 माइनस 8x अपॉन 5 इक्वल टू 4। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 15x प्लस 18 माइनस 16x इक्वल टू 20। तो इसको क्या है, हमने यहाँ से क्या लिया, एलसीएम ले लिया। इसको सॉल्व करने के बाद 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16x, और ये एलसीएम लिया। फिर 5 कॉमन बच्चे, 5 यहाँ पर आया एलसीएम में, और ये सॉल्व करके 15 हो गया और 5 इस साइड भेज दिया तो ये 20 हो गया। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, अब माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू -2, ये माइनस साइड चलेगा। ठीक है, x कितना आ गया, -2। अब हम -2 को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। पुटिंग x इक्वल टू -2 इन फर्स्ट इक्वेशन, वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू -2 की। तो 8 इंटू -2 प्लस 5y इक्वल टू 9, 5y इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू 25, y इक्वल टू 25 अपॉन 5 इक्वल टू 5। अब हमारी y की वैल्यू निकलाई। हमारे क्या आंसर सॉल्व हो गया कि y की वैल्यू कितनी आई है, y की 5 आई है, और x की कितनी आई है, x की -2 आई है। हमारा आंसर हो गया सॉल्व। लेकिन अब इसको ही हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, और उसमें भी हमारी आंसर y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2 आना चाहिए। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखते हैं। तो हम करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या है, जैसे कि हमें क्या इक्वेशन दे रखी थी, हमें इक्वेशन दे रखी थी 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब हमें करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या लिखेंगे, पहले लिखते हैं x y और यहाँ पे लिखते हैं 1। ठीक है, x y और 1। तो यहाँ पर से मैंने क्या करा, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया x की प्लेस में 5। ठीक है, 5, और यहाँ पे लिखूंगा मैं -9 2 4, और उसके बाद हमें ऐसे एरो लगा दिए 2 एरो, फिर एक और 2 एरो 8 3, फिर 2 एरो 2 और 5। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया है। लेकिन
इसको याद हम कर सकते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर y है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 5। फिर उसके नीचे क्या लिखा है 2 कहाँ है, ये रहा। तो 5 उसके नीचे y, यानी कि दोनों y की वैल्यू लिखे हैं। 5 ये y था यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 2y था तो यहाँ पर 2। फिर मैंने लिखा है -9 क्यों लिखा, क्योंकि ये 9 जो है इस साइड आ जाएगा तो ये -9 हो जाएगा, ठीक है, -9। और नीचे क्या लिखा है 4 कहाँ है, ये भी इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये यहाँ पर मैं माइनस लिखना भूल गया, यहाँ पर माइनस लिख दिया, ठीक है। यानी कि ये y के हैं, मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ y का है और ये c का है, ठीक है, a b c ऐसे तो कहते हैं इसे। उसके बाद ये 8/3 है, 8 ये रहा और 3 है, यानी कि x वाली लाइन है। और उसके बाद ये 5/2 है, 5/2 फिर से हमने ये y वाली लाइन लिख दी है, ठीक है। तो आप ऐसे करके आप ये आसानी से याद कर सकते हो कि पहले हमें y वाली लाइन लिखनी है, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन का पहला y का अक्षर लिखना है, फिर दूसरे का नंबर लिखना है, फिर c वाले का पहला नंबर, फिर दूसरा, ऐसे करके आप ये याद कर सकते हो। उसके बाद ये बस आपको ये लिखना आ गया, उसके बाद तो आप क्वेश्चन को कर ही लोगे, ठीक है। अब आज क्वेश्चन क्या है, x, ये जो ऊपर x लिखा है x y 1 ये सब, x/-20 + 18 = y/-27 + 32 = 16 - 15। अब मैंने क्या करा है, अब मैंने इनटू करा है, 5 4 जा 20 और ये माइनस का 2 9 जा 18। और उसके बाद फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने 9 3 जा 27 और 4 8 जा 32। यहाँ पर फिर 8 2 जा 16 और 5 3 जा 15, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, माइनस करूंगा इसको, तो x/-2 = y/5 = 1/1। तो x = -2/1 यानी कि -2 और y = 5/1 = 5। तो हमारी x और y की वैल्यू निकालनी थी, c की तो वैल्यू निकालनी नहीं थी, तो हैंस x = -2 एंड y = 5 हमारा गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। तो हमारे दोनों आंसर सही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। तो अब हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का। A part of a monthly hostel charge is fixed and the remaining depend on the number of days one has take food in the meals। तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में हमें जो दे रखी है लाइन्स उनको सही से पढ़कर हमें 2 इक्वेशन बनानी है, उसके बाद वो किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से उसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन क्या है, एक हॉस्टल है उसमें एक फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है। एक हॉस्टल होता है उसमें फिक्स्ड चार्ज है, 1 महीने तक के रहने के खाने का फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है। यानी कि एक वर्ड क्या है, फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज एक फिक्स्ड चार्ज है। उसके बाद अगर कोई इंसान उस 1 महीने से ज्यादा रुकता है तो उसको अलग से पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज तो देगा ही, अगर 1 महीने रुकेगा तो वो फिक्स्ड चार्ज वाले पैसे देगा, वरना वो अगर और रुकता है उस हॉस्टल में तो उसको अलग से और पैसे देने पड़ेंगे खाने के, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ए है, वो 20 दिन ज्यादा रुका, ठीक है। तो 20 दिन ज्यादा रुका यानी कि उसने 1 महीना तो रुका था लेकिन वो 20 दिन और ज्यादा रुका, तो जो उस 20 दिन के जो फूड के पैसे थे वो मिला के और फिक्स्ड चार्ज को मिलाकर उसने 1000 रुपए दिए थे, ठीक है। और एक और स्टूडेंट बी है, उसने क्या करा, वो भी 1 महीने रुका लेकिन वो उससे 26 दिन ज्यादा रुका, ठीक है। 1 महीने रुका, फिक्स्ड चार्ज देगा और 26 दिन और ज्यादा रुका, ठीक है। और उसने 1180 रुपए दिए थे हॉस्टल चार्ज मिलाकर। तो हमें बताना है फिक्स्ड चार्ज कितना था और पर डे का फूड का कॉस्ट कितना था, ठीक है, ठीक है। रुकेंगे तो खाना भी खाएंगे, खाना खाएंगे तो खाने का एक फिक्स्ड चार्ज होता है, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, जो ये फिक्स्ड चार्ज है उसको हम x और y मान लेंगे, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज को। और जो चार्ज है रोज खाने का, वो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X
फिक्स चार्ज x मान लिया, अब x की वैल्यू निकालेंगे तो वो इस फिक्स चार्ज की वैल्यू होगी। एंड चार्जेस पर डे ₹b y, और पर डे के खाने का पैसा जो है वो y है। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन क्या बनी थी कि जैसे कि वो स्टूडेंट ए जो था, स्टूडेंट ए जो था वो 1 महीना रुका था, यानी कि फिक्स चार्ज देगा, x माना है हमने फिक्स चार्ज, प्लस 20 दिन और रुका था, और 20 दिन के जो खाने के पैसे थे वो y माने हमने, तो y यहाँ पर इंटू होगा, और टोटल मिला के उसने 1000 रुपये दिए थे। स्टूडेंट बी जो था वो 1 महीना रुका था, उसने वो और एक्स्ट्रा 26 दिन रुका था, और उसने 1180 रुपये दिए थे। ठीक है, इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको मानेंगे हम सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, किसी भी मेथड से इसको हम सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड लगा लो, एलिमिनेशन मेथड, कोई सी मेथड से इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 6x क्यों होगा ये, 6y = 180। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करा हमने तो ये कैंसिल, और ये माइनस होगा तो 6y, और ये माइनस होगा 180, तो y = 180/6, y = कितना आएगा 30, 2 9 18 0 2 3 6 3 1 3 3 2 9 0 30 आएगा। अब y की वैल्यू निकाली 30, यानी कि पर डे के खाने के पैसे कितने 30। तो अगर हम ये y की वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन क्या ये है, अगर हम y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो पुट y = 30 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x + 20 × 30 = 1000, x + 26 0 0 = 1000, x = 1000 - 600, x = 400। x और y की वैल्यू हमारे आ चुकी है, यानी कि फिक्स चार्ज कितना है 400 रुपये, और पर डे का खाने का चार्ज कितना 30 रुपये है। ठीक है, अब हम करते हैं अपना ऐसे ही करके सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या देखा है, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट विल बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो सेकंड पार्ट में भी बहुत ईजी है, इसमें बोला गया है कोई फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता अगर उसके न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाले में -1 हो जाता। तो कोई फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन आ रहा है इसमें वर्ड, यानी कि फ्रैक्शन में मालूम तो हमें क्या दे रखा है, तो हमें वही फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखा है, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाले पे 1 माइनस हो जाएगा, तब वो 1/3 हो जाएगा, और वो 1/4 हो जाएगा जब हम डिनोमिनेटर में +8 कर देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में +8 कर देंगे, तो हमें फ्रैक्शन बताना है, वो फ्रैक्शन क्या है, यानी कि जो इनके आगे पीछे लगेगा वो क्या है, तो हम उस फ्रैक्शन को x और y मानते हैं। तो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। ठीक है, तो ये क्या बन गई, हमारी 2 इक्वेशन बन गई, लेकिन ये अच्छी तरह नहीं बनी है इक्वेशन। हमें इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो इसका कोई और ही आंसर आएगा, जैसे कि मतलब कि आंसर तो सेम आएगा, लेकिन इसको सॉल्व करके हमारी एक और इक्वेशन बनेगी। कैसे, 3x - y - 3 = 0, इसको मानूंगा मैं फर्स्ट इक्वेशन, और 4x - y - 8 = 0, इसको मानूंगा मैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको मैं कर दूंगा सॉल्व।
ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की मदद से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -1 -1 -8 -3, यहाँ से 2 एरो और 3/4 और -1/-1। ठीक है, अब ये आपने बना लिया है, तो अब आप इसको भी सॉल्व, इसके आगे का सॉल्व तो कर ही लोगे। 8 - 3 इक्वल टू y। 8 - 3 कैसा है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और ये क्या है 3 बन जा 3 और 8 बन जा 8। और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि 4 3 या 12 होता है 12, ये माइनस का, क्योंकि माइनस का है माइनस का, और ये प्लस का 24। 8 बन जाए 3 या 24 इक्वल टू 1 में 3 बन जा 3 माइनस का प्लस का 4 हो गया। ये इसको माइनस करेंगे, 8 में से 3 गए तो 5 बचा, इक्वल टू y। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12 इक्वल टू 1/1। यानी कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो x की वैल्यू कितना आई 5 और y की वैल्यू कितनी आई 12। ठीक है, ये रहा 5 और ये 12। हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हमें करना है। अब सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं अब अपना। थर्ड पार्ट क्या है, यश स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूज 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो यश ने 40 मार्क्स उसके आए टेस्ट में, और उसको हर सही आंसर पे 3 मार्क्स मिलते थे, और एक गलत आंसर पे उसका 1 मार्क्स माइनस हो जाता था। Had 4 marks been awarded for each correct answer। और उसके बाद दूसरा जो टेस्ट हुआ उसमें क्या है, उसमें 4 मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं गलत आंसर के लिए। देन यश वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स। तो उस टेस्ट में स्कोर करा उसने 50, यानी कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि 4 मार्क्स कितने 3 मार्क्स करेक्ट आंसर के पहले टेस्ट में उसने 40 स्कोर करा था, 3 मार्क्स उसको सही आंसर पे और 1 मार्क्स कट जाता था उसका गलत आंसर पे। और इसमें क्या मैंने आपको ये रफली बताया। उसके बाद फिर यहाँ पर 4 मार्क्स उसको दिया जाता था ईच करेक्ट आंसर पे, और -2 हो जाता था जब उसका गलत आंसर हो जाता था, तब उसमें उसके आए 50 मार्क्स। ठीक है, तो हमें बताना है। ठीक है, तो क्या बताना है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो क्वेश्चन कितने थे टेस्ट में हमें ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे कि यश ने जितने आंसर करे थे, यानी कि लेट यश आंसर x क्वेश्चन करेक्टली। मान लेते हैं कि हमें पहले बताना है कितने आंसर उसने करेक्ट करे थे, कितने आंसर नहीं करे थे करेक्ट। तो हमें क्या, हमें ये तो पता नहीं है कितने करेक्ट और इनकरेक्ट करे थे, तो हमने x और y माना है। लेट यश आंसर x क्वेश्चंस करेक्टली। x क्वेश्चन उसने करेक्ट करे थे और y क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट करे थे। y क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको रफली समझाया, क्वेश्चन इनकरेक्ट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ATQ, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, यही जो मैंने आपको ये लिखा है ना यहाँ पर, वही इक्वेशन बनेगी। ठीक है, जैसे कि ये 3 है, ये 3 लिखा है मैंने, लेकिन इसमें क्या होगा, बस x लग जाएगा। ठीक है, 3x माइनस y। ठीक है, क्योंकि हमने करेक्ट आंसर को x से कर रहे हैं, तो इसलिए 3 मार्क्स करेक्ट आंसर पे मिले थे, तो 3, क्योंकि उसने x क्वेश्चन करे होंगे, तो जितने उसने सही क्वेश्चन करे होंगे उसको 3 मार्क्स मिलने चाहिए, तो इंटू हम 3 से कर देंगे।
और गलत जितने करेंगे वो बायस हो जाएगा। इक्वल टू 40 और 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, लेकिन मैं तो उसको अब कर देता हूँ मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 2 एंड subtracting second equation from the result so obtained। तो इसमें क्या लिखा है मैंने कि मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से। जैसे आपने देखा होगा एलिमिनेशन मेथड में भी कि जैसे कि हम क्या करते हैं, दोनों में से एक चीज को कट करनी होती है। तो मैंने फर्स्ट देख सकते हो यहाँ पर तो 3x है, यहाँ पर 4x है, ये पूरी तरह कट नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड मैंने करा है। तो मैंने इसमें क्या करा है, इसको मैं 2 को कट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ मैं, अगर फर्स्ट इक्वेशन में 2 से 2 कर दूँ तो 2 3 6 हो जाएगा ये, और ये माइनस का 2y हो जाएगा। तो माइनस का 2y, यहाँ पे माइनस का 2y कैंसिल हो सकते हैं। अगर मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं इसको पहले आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो 2x इक्वल टू 30, तो यहाँ पर मैं आपको चलिए पहले कट करके, तो ये 3 2 जा 6x माइनस 2y इक्वल टू 80। नीचे लिखेंगे हम इसका 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, माइनस प्लस माइनस 2 इतना कट हो गया। ये आएगा 6 में से 4 का 2x इक्वल टू, ये माइनस का क्या आएगा 30। तो x इक्वल टू 30 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15 आया। x की वैल्यू x 50 आ गया, यानी कि उसने बस 15 क्वेश्चन जो थे बिल्कुल करेक्टली उसने करे थे। ठीक है, अब हम इसको फ्रॉम फर्स्ट, अब हम x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 3 इंटू 15 प्लस y इक्वल टू 40, 15 3 4 माइनस y इक्वल टू 40 माइनस y इक्वल टू 40 माइनस 45 y माइनस इक्वल टू 5 माइनस 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 कैंसल। तो y इक्वल टू आ गया हमारा 5, y इक्वल टू 5 आ गया हमारा। तो जो टोटल नंबर थे टेस्ट में वो कितना है, यानी कि 5 क्वेश्चन उसने गलत करे थे और 15 सही करे थे, कुल मिला के 20 क्वेश्चन आए थे। तो हमें क्या बताना था, टोटल क्वेश्चन कितना आए थे टेस्ट में। तो द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट आर 15 प्लस 5 इक्वल टू 20, इतना आए थे। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। One car stands from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speeds, so they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of 2 cars? तो इसमें क्या बोला है कि A और B क्या है, 100 किलोमीटर तक का एक रास्ता है। ठीक है, हाईवे पर एक कार है, वो वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी, यानी कि एक हाईवे है। ठीक है, ए और बी 100 किलोमीटर की। ठीक है, यानी डिस्टेंस, एक कार स्टार्ट करती है ए से, यहाँ पर एक कार है वो ए से जा रही है। एंड अनदर फ्रॉम द सेम टाइम, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर्स। अगर वो कार, दोनों कार जो है सेम स्पीड से जा रही हैं, ठीक है, तो वो कितने टाइम पे मिलती हैं, 5 घंटे में मिलती हैं। ठीक है, ये दोनों अगर एक साथ जा रही हैं तो यहाँ पर तो और दोनों से मिल कितने रहेंगे, 5 घंटे में मिलेंगी। अगर ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। ठीक है, जैसे इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि यहाँ पर भी एक कार है, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं। ठीक है, तो ये 1 घंटे में मिल जाती हैं सिर्फ।
तो हमें बताना है कि इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, स्पीड क्या होगी इसकी। तो इसकी स्पीड बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले। तो मैं इसमें हमारे केस बनेंगे बहुत सारे, यानी कि इसमें 2 केस हैं। ठीक है, 2 केस हैं। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 कार्स। 2 कार्स की स्पीड क्या है, यानी कि पहला केस में क्या होगा, दोनों क्या है एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। जैसे कि मैं इसके आगे एक और लाइन खींच देता हूँ और इसके बीच में भी एक और। यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ। ए हो गया, इसको मैंने पी माना, इसको बी माना, इसको मान लिया मैंने क्यू। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एक्स, तो उसमें तो ए और बी दे रखा था कि 1 कार है, ए है, तो मैं इसमें मैंने ए वाली को एक्स मान रहा हूँ। ठीक है, ए जो ए से उन्होंने कार को बताया था मैं उसको एक्स मान रहा हूँ। ठीक है, और जो बी वाला बताया था उसको मैं वाई मान रहा हूँ। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करा गया है एक्स कार के द्वारा वो करा गया है ए क्यू। ठीक है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल करा गया है बी कार के जरिए वो करा गया है बी क्यू। ठीक है, देख रहे हो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एक्स इक्वल टू ए क्यू और डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार y इक्वल टू बी क्यू। और ठीक है, और ये बताया गया है कि ये कार जो है वो मीट करती थी दोनों कार जो मीट कितने टाइम पे करती थी, 5 घंटे में करती थी। तो मैंने लिख दिया 5 आवर्स में वो क्या करती थी, मीट करती थी। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार x इन 5 आवर इक्वल टू 5x। ठीक है, तो therefore distance traveled by car x in 5 hours, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करा गया होगा कार एक्स कार के जरिए वो करा गया होगा 5x। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5x किलोमीटर, यानी कि ये जो ए क्यू है ये भी कितना हो जाएगा, ए क्यू इक्वल टू 5x। तो ए क्यू कितना है, 5x हो गया। ऐसे ही अगर हम इसी लाइन को हम यहाँ पर सेम लिखेंगे और बस ये x की बजाय y लिख देंगे यहाँ पर, y इन 5 आवर्स, ये भी 5 आवर्स में आ रही थी। तो ये बी क्यू कितना हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा 5y। ठीक है, अब क्या होगा, क्लियरली ये आपको इस लाइन को टीपना है यहाँ पर। ठीक है, इस ऊपर वाली को नहीं करना है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है क्लियरली। क्लियरली क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए बी। ये क्या लिखा है मैंने, ए क्यू में से अगर हम इतना पार्ट हटा दें तो ए भी बचता है, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए बी। ए क्यू कितना दे रखा है, 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 कैसे आया, ये 5 को कॉमन ले लिया, 5 इस साइड गया तो कट होके 20 आया, डिवाइड करा हमने। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 20 आ गया है। तो ये याद रखिएगा कि x माइनस वाई 20 आया है। तो इसी के साथ हमारा केस 1 हो गया कंप्लीट। अब हमारा आता है केस 2, केस 2। When 2 car move in opposite direction, जब 2 कार जो थी मूव कर रही थी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, मैंने फिर से वो डायग्राम बनाता हूँ, ए पी बी क्यू। ठीक है, ए पी बी क्यू अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या, एक्स वाली कार कहाँ थी, ए पी, एक्स वाली कार ने ए पी डिस्टेंस ट्रेवल करा और वो जो दूसरी कार थी बी कार, यानी कि उसको तो हम वाई से कहेंगे, वाई कार ने कितना करा, बी पी।
ठीक है, तो ये एक्स कार ने डिस्टेंस ट्रेवल करा और ये वाई कार ने करा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एक्स इक्वल टू ए पी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार y इक्वल टू बी क्यू, सॉरी बी क्यू बी पी। तो वो कार कब मीट करी थी? इन दिस केस कार मीट इन 1 आवर्स में कार मीट करी थी। ठीक है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एक्स, तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एक्स इन 1 आवर्स इक्वल टू y किलोमीटर। ठीक है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एक्स कार इन 1 आवर इज इक्वल टू y, क्यों होगा? क्योंकि सॉरी ये तो x होगा, x किलोमीटर। ठीक है, y वाली कार का y होगा। ठीक है, x किलोमीटर पहले 5 आवर्स में करा था उसने कंप्लीट, तो इसलिए 5x हुआ था। यहाँ पर x वाली कार ने 1 घंटे में करा तो 1x होगा, लेकिन हम 1x को x ही लिख देते हैं। तो यहीं पे लिखूंगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार y इन 1 आवर इक्वल टू y किलोमीटर। ठीक है, अब इसको भी हमें वैसे ही करना है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए पी जो है इक्वल है 1x किलोमीटर के, ए पी इक्वल टू 1x किलोमीटर। यहाँ पर क्या होगा? बी पी इक्वल टू वाई। ठीक है, ये किलोमीटर लिखो मत लिखो, यहाँ ऊपर लिख देना, लेकिन यहाँ पर 1x और यहाँ पर y या फिर 1y लिख दो। तो इसमें भी हम लिखेंगे यहाँ पर क्लियरली ए पी प्लस बी बी इक्वल टू ए बी, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 100। सेकेंड इक्वेशन है ये, और वो जो पहले हमने ये सॉल्व करा था ना, ये ऐसी इक्वेशन पीछे भी सॉल्व करिए जिसका आंसर 20 आया था, उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा और लिखिएगा सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव x इक्वल टू 60 y इक्वल टू 40 है। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो x कार ने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और y कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती। हैंस स्पीड ऑफ कार x इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार y 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद हमारा बस एक क्वेश्चन बचता है, एक पार्ट बचता है, उस पार्ट को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 5th पार्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गेट्स reduced by square units if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 unit and the breadth by 2 unit, the area increased by 67 square unit. Find the dimensions of rectangle. तो इसमें बोला क्या है? अगर हम किसी भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस, अगर हम किसी भी रेक्टेंगल का एरिया जो है 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाएगा अगर हम उसकी लेंथ को रिड्यूस कर दें 5 यूनिट और उसकी ब्रेथ को इंक्रीज कर दें 3 यूनिट। ठीक है, और उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा जब हम उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट जब हम उसकी लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो इसमें इन्होंने लिखा तो हमें डायमेंशंस बतानी है रेक्टेंगल की। तो
इसका मतलब क्या है कि हम लिखेंगे इसमें लेट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई, यानी कि हमें तो ये बोला ना लेंथ को बढ़ा दो घटा दो ये हो जाएगा स्क्वायर इतना बढ़ जाएगा तो घट जाएगा। हमें बताया तो नहीं है कि इस लेंथ ब्रेथ कितनी वो क्या कितनी दे रखी है। तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ इक्वल टू एक्स और ब्रेथ इक्वल टू वाई। ठीक है, वाई यूनिट लिख दो। एरिया कितना होगा, एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो पहले में क्या बोला था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 units and breadth is increased by 3 units, then area is reduced by 9 square units। ठीक है, तो हम वही मैंने लिखा है कि अगर उसकी लेंथ को अगर हम रिड्यूस कर दें 5 यूनिट और उसकी ब्रेथ को इंक्रीज कर दें 3 यूनिट तो वो एरिया जो है उसका रिड्यूस हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट तक। तो मैंने 9x माइनस 9y माइनस x y माइनस 9 इक्वल टू x माइनस 5 और y प्लस 3, यानी कि x कितना था, लेंथ थी, y कितनी थी, ब्रेथ थी। तो इसमें क्या है, लेंथ रिड्यूस हुई है, लेंथ क्या है रिड्यूस हुई है, यानी x माइनस 5 हुई है और ब्रेथ जो इंक्रीज हुई है 3 से, तो y प्लस 3 हुआ है, ये लिखा मैंने। तो एक्स वाई माइनस 9 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। मैंने क्या करा है, x को इन दोनों से इंटू कर दिया, फिर माइनस 5 को इन दोनों से इंटू कर दिया है। 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारा आंसर, फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको इससे पहले जो हमें अभी क्वेश्चन करा है उसकी तरह ही लग रहा होगा। अब हम जो सेकंड, उसमें क्या था, 2 केस लिए थे हमने, तो उसमें भी 2 केस की तरह ही हैं। अब दूसरी बार में क्या हुआ था कि लेंथ इंक्रीज हुई थी 3, ब्रेथ कितनी इंक्रीज हुई थी, ब्रेथ इंक्रीज हुई थी 2 यूनिट। हाँ, लेंथ और ब्रेथ दोनों इंक्रीज हुई थी 3 और 2 यूनिट। तो एरिया कितना इंक्रीज हुआ था, 67। तो आपको भी ये लाइन जो है बिल्कुल यहाँ पर लिख देनी है, बस ये 5 की प्लेस पे आपको 3 लिखना है और यहाँ पर रिड्यूस की बजाय इंक्रीज लिखना है बस। ठीक है, रिड्यूस के बजाय इंक्रीज लिखना है, 5 के बजाय 3 लिखना है और यहाँ 3 के प्लेस पर 2 लिखना है। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इफ लेंथ इज increased by 3 units and breadth by 2 units, the area is increased by 67 units। ठीक है, यानी कि एक्स वाई प्लस 67 इक्वल टू एक्स प्लस 3 और वाई प्लस 2। ये प्लस क्यों आया, क्योंकि ये इंक्रीज हुई है। पहले माइनस आया था क्योंकि ये वो माइनस एक्स वाई माइनस 9 आया था क्योंकि वो डिक्रीज हुई थी, रिड्यूस हुई थी। इसको अब ऐसे हम सॉल्व करेंगे, एक्स वाई प्लस 67 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या लिखेंगे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। हमें क्या मिलेगा, वी गेट, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x अपॉन 305 प्लस 18 इक्वल टू माइनस वाई माइनस 183 प्लस 12 इक्वल टू 1 अपॉन 9 प्लस 10, ये मिलेगा। और इसको अब हम सॉल्व कर देंगे तो आपको बताइए हमारा आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू 323 अपॉन 19
इसको हम 9 कट करेंगे तो 17 आएगा। तो अब y कितना आएगा हमारा 171/19। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आएगा 9। तो हमारा x और y की वैल्यू निकल आई है। तो लेंथ कितनी आई थी हमारी, लेंथ आप यहाँ पे लिखिएगा हैंस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 7 यूनिट एंड 9 यूनिट रेस्पेक्टिवली। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ आई है 7 यूनिट्स और breadth आई है 9 units. So thank you for watching this video. Like, share and subscribe my channel for more updates.